ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। ये आपकी खातिर लाए आज योग में सुख के जितने राज, जो दुनिया योग की राह चली, अंदर बाहर खुशियाँ मिली, वो हृदय हुआ परिपूर्ण, सुनो जिस हृदय में योग की ज्योत जली। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि योग सूत्र में ये कहा गया है कि अभ्यास क्या है। आपको निरंतर बहुत ही श्रद्धापूर्वक बिना किसी रुकावट के जब आप लगातार प्रयास करते हैं और अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास है। इसमें श्रद्धा का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने गुरुजी के साथ प्रवास में बड़े करीब से उनके अभ्यास को देखा। उन्होंने अपने 80 वर्ष के अभ्यासों से प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों में बड़ी खूबसूरती से बांटा। जब मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से बांटा तो उसके मतलब ये हैं कि उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद जो उन्हें उसमें फ़ायदे नज़र आए उसके लिए उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए और तमाम विद्यार्थियों को सिखाए, तमाम पेशेंट्स को सिखाए जो अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सके। गुरुजी को अभ्यास करते मैंने बड़े करीब से देखा और ये जाना कि वो तमाम आसनों में कॉस्मिक सोल और इंडिविजुअल सोल जैसे जुड़ते हैं ऐसे जुड़ते थे। नतीजा ये था कि जो भी कुछ उनका अनुभव था वो बहुत ही सत्य स्वरूप था। उसी अनुभव को उन्होंने तमाम तरीक़ों से विद्यार्थियों तक पहुंचाया, जिसका एक तरीका था बहुत सारे उपकरणों की खोज और दूसरा तरीका था सारे आसनों का इम्प्रोवाइजेशन, ताकि मुझ जैसे लोग भी जो बहुत ही बीमार अवस्था में थे उन आसनों का उपयोग कर सके, उनसे लाभ उठा सके। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको तमाम आसनों के इम्प्रोवाइजेशन सिखाएं और आपको भी वो रास्ता दिखाएं जो बहुत ही आसान है, सरल है और इसके साथ साथ सटीक है। आज के इस एपिसोड में हम आपको सबसे पहले सुखासन सिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सुखासन। अब हम आपको सुख आसन सिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दंडासन में बैठने से होती है। आप दंडासन में इस तरह से बैठेंगे कि आपकी स्पाइन उठे, जिसके लिए आप उंगलियों के कोरों को ज़मीन पर दबाएंगे और साइड ट्रंक को उठाएंगे। इसके बाद आप अपने दाएं पैर के पंजे को लेफ़्ट थाई के नीचे रखेंगे और लेफ़्ट पैर के पंजे को राइट थाई के नीचे फिट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सुख आसन की एक बड़ी खासियत है कि आपकी एड़ियाँ नहीं दिखनी चाहिए। इसके पश्चात आप अपने साइड ट्रंक को एक बार फिर से उठाएंगे, गहरी सांस लेते हुए। याद रखिएगा आपकी लंबर स्पाइन उठनी चाहिए। लंबर स्पाइन की साइड की मसल्स को उठाना है, आपको खींचना है ताकि स्पाइन सदी रहे। इसमें आप ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं और इसमें बैठ के ध्यान किया जा सकता है। सुख आसन वैसे तो बहुत आसान आसन है, लेकिन अगर हम इसको ठीक से करें तो ये हमें सिखाता है कि कैसे बॉडी वेट ऑर्गेनिक बॉडी से हटाया जा सकता है। यानी अगर आपको अच्छी और भली प्रकार से ये पता है कि स्पाइन से वज़न उठाएं कैसे, तो आप अपनी ऑर्गेनिक बॉडी की लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये एक बहुत सिंपल पोज है, लेकिन इससे घुटनों के जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन बना रहता है। आपको अपने पैरों को मोड़ने का अभ्यास रहता है, एंकल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, पैर की उंगलियों तक में इसका असर पड़ता है क्योंकि आप उन्हें मोड़ते हैं और खोलते हैं। फिर आप धीमे से अपनी आँख खोलेंगे और अपने पैरों को पुनः दंडासन में ले जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पोज दिखने में बहुत आसान है और अमूमन 90% लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 10% लोग ऐसे भी हैं
जो सिंपल लूज क्रॉस लगाने से डरते हैं, क्योंकि वो जब ज़मीन पे बैठते हैं तो या उनकी पीठ में दर्द होने लगता है या उनके घुटने साथ नहीं देते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। तो हमने ये तय किया है कि हम आपको इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे और वो इतने आसान और कारगर होंगे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस एक सिंपल से पोज को जोड़ सकेंगे। ये आपके सारे जॉइंट्स के मूवमेंट और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं सिंपल लूज क्रॉस लेग या सुखासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको सुखासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। सुखासन में जो सबसे बड़ी दिक्कत किसी को आती है वो ये कि स्पाइन आपके पॉस्चर को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि या तो वो स्टिफ है या वो कमज़ोर हो गई है। और दूसरी बड़ी दिक्कत आती है सुखासन में ज़मीन पे बैठने की। तमाम लोग ज़मीन पे बैठने पे कंप्लेंट करते हैं कि उनको पीठ में दर्द होता है या उनके घुटनों में दर्द होता है। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सुखासन का अभ्यास दीवार के सामने कीजिए और बटक्स के नीचे 1, 2 या 3 ब्लैंकेट आपकी स्पाइन की सुविधा अनुसार ज़रूर रखिए। इससे आपकी स्पाइन में कभी भी दर्द नहीं होगा। एक बार दंडासन में जब आप बैठे तो आपकी बैक पूरी तरीके से दीवार को सपोर्ट करनी चाहिए, बैक ऑफ द हेड टच करना चाहिए और फिर आप सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठते हैं। राइट फुट बिलो द लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट बिलो द राइट। यहाँ पे ये पोज समाप्त नहीं होता, बल्कि आप अपने हाथों के ज़रिए ज़मीन पर चलेंगे और आप देख सकते हैं कि आपकी बटक बोन्स दीवार से दूर हैं, तो उसको आप पुश बैक करेंगे ताकि आपकी बटक बोन, टेल बोन और पूरी स्पाइन जब आप सीधे बैठें तो स्पाइन को टच करे। अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि कितना वेल सपोर्टेड है और आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं उसी सिंपल से पोज को करने में जिसे आप डरते थे करने के लिए। क्योंकि आपके बटक बोन्स के नीचे ब्लैंकेट है, आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा। आप अपने हाथों को दोनों हिप जॉइंट के साइड में टिप ऑफ द फिंगर्स को इन्वर्टेड कप शेप रख के दबा सकते हैं और स्पाइन को उठा सकते हैं, या फिर आप ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी मुद्रा में आप इसमें बैठें पर बटक बोन, टेल बोन और स्पाइन दीवार से सपोर्टेड रहेगी। आप अपने कंधों को रोल करेंगे और सीधे बैठेंगे। इस पोज से निकलने के लिए आप अपनी ध्यान मुद्रा को ढीला छोड़ देंगे और फिर एक एक करके आप अपने पैरों को सीधा करेंगे और दंडासन में वापस आएंगे। दंडासन में अपने पैरों को एक्सटेंड करना मत भूलिए, ताकि अगर कहीं भी कोई किसी जगह आपको खिंचाव या कैच जैसा फील हो, क्योंकि बॉडी स्टिफ है, तो वो इसके स्ट्रेच से दूर हो जाता है। हमें यकीन है कि ये बहुत छोटा सा आसान सा उपाय आपके अभ्यास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अब हम आपको वीरासन सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले नील डाउन करेंगे स्टिकी मैट के ऊपर। जैसे ही आप नील डाउन करेंगे, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने हाथों से अपने हेड ऑफ द काफ मसल्स को इनसाइड आउट टर्न करेंगे। ऐसा करने से आप अपने घुटनों के पीछे एक स्पेस क्रिएट करते हैं और घुटनों की इंजरी से आप उसको बचाते हैं। फिर आपके दोनों बटक्स ज़मीन पे टच करने चाहिए, बटक बोन्स, और हील्स हिप जॉइंट के साइड में होंगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों पैर के पंजे फर्श के साथ पैरेलल हों या समानांतर हों, और उसके बाद आप अपनी हथेली को पैर के सोल के ऊपर रखेंगे। ये है क्लासिक वीरासन। इसमें बैठने के बाद आप अपनी स्पाइन को एक बार तानेंगे, सांस लेते हुए कंधे पीछे की ओर घुमाएंगे और सीधा देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स रोल बैक हैं और आपके पाम्स सोल के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। वीरासन एक ऐसा पोस्चर है जिसमें जब भी बच्चा चलना शुरू करता है तो पहले वीरासन में बैठता है। तो सुनने में और देखने में ये बड़ी सहज चीज़ है, नेचुरल है, लेकिन ये एक ऐसा आसन है कि अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो आपके घुटने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप इसमें बैठें तो आपके एंगल्स, पॉस्चर, स्पाइन की स्थिति और काफ का टर्निंग मूवमेंट ज़रूर हो। वीरासन के तमाम फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसनों की तमाम श्रृंखला में केवल 2 ही ऐसे आसन हैं जो भोजन के तदुपरांत किए जा सकते हैं, यानी इमीडिएटली आफ्टर द मील। उनमें से एक है वीरासन और सुप्त वीरासन, इसी का एक आगे का साइकिल का हिस्सा,
और बद्धकोणासन और सुप्त बद्धकोणासन। तो ये डाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। आप देख सकते हैं कि इससे घुटनों पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। ये घुटनों की मसाज करता है, बैक ऑफ द नी को ओपन करता है, फ्रंटल थाई को एक्सटेंड करता है। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। ये स्पाइन को लॉक करता है, उसमें बैठ के बहुत देर तक बैठे रह सकते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी स्टेबल पोजीशन स्पाइन के लिए पद्मासन है और उसके बाद वीरासन है। इसमें स्पाइन बहुत स्टैटिक और स्टेबल रहती है। तो इस तरीके से अगर वीरासन में आपने बैठना सीख लिया तो न केवल आप अपने पैरों के जॉइंट्स को बल्कि नकल्स को, एंकल्स को, स्पाइन को, सभी जॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट करते हैं, मूव करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद जब आप वीरासन में 2 से 4 मिनट तक बैठ चुकते हैं तो हम इस वीरासन से बाहर निकलेंगे। उसके लिए आप एक एक करके अपने पैर को या तो दंडासन में रखेंगे और या फिर से नील डाउन करेंगे और इस पोज से बाहर आ जाएंगे। जैसा हमने आपसे कहा इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि हम आपको तमाम इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे ताकि आप हर एक पोज को बड़ी आसानी से कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं इम्प्रोवाइजेशन वीरासन का। अब हम आपको वीरासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं और सबसे पहला इम्प्रोवाइजेशन हम उन तमाम लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि हम नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे एंकल्स दुखते हैं। तो ऐसे हालात में हमने, आप देख सकते हैं स्टिकी मैट के ऊपर एक रोल स्टिकी मैट रखा है जिसकी विड्थ डिपेंड करती है आपके एंकल की स्टिफनेस और पेन पे। अगर बहुत स्टिफ हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं तो आप इससे मोटा भी रोल बना सकते हैं, अन्यथा जितनी आपकी आवश्यकता हो। तो पहले आप एक रोल बना के और उसका खुला सिरा सामने की ओर रख के अपने स्टिकी पैड पे रख देंगे। फिर आप 2, 3 या 4 ब्लैंकेट भी ले सकते हैं अगर आपको घुटने को मोड़ने में दिक्कत हो रही है। हमने यहाँ आपको एक उदाहरण स्वरूप दिखाने के लिए 2 ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि इन ब्लैंकेट्स के 2 सिरे हैं, एक स्मूथ एज जो फ्रंट का है और एक रफ एज जो हम पीछे की तरफ रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि स्मूथ एज आपके बटक बोन और टेल बोन के नीचे आना चाहिए और उसकी भी एक बड़ी गहरी वजह है कि अगर एजेस स्मूथ नहीं होते तो आपकी स्पाइन टिल्ट होने का एक अंदेशा रहता है और अगर आपके एजेस स्मूथ हैं और हाइट बिल्कुल बराबर है तो उसमें आप अपने बटक बोन और टेल बोन जब स्थापित करते हैं तो स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। इसके बाद आप नील डाउन करेंगे, लेकिन आपके फ्रंट एंकल, मैं चाहूँगी कि सुरभि ये दिखाएं कि फ्रंट एंकल एग्जैक्टली हैं कहाँ अपनी उंगलियों से। हाँ जी, ये फ्रंट एंकल को आप स्टिकी मैट के रोल के ऊपर रखेंगे। मेहरबानी करके पैर की उंगलियाँ यानी पैर के बीच का हिस्सा, इनको आप मेटाटार्सल जिन्हें हम कहते हैं, उनको आप रोल के ऊपर ना रखें, आपको दुखन होगी। एक बार आपने अपना फ्रंट एंकल इस पर स्थापित कर लिया और अपने बटक बोन्स और टेल बोन की पोजीशन इस पे देख ली तो फिर से नील डाउन कीजिए और अपने काफ को टर्न आउट कीजिए, हेड ऑफ द काफ को इनसाइड आउट क्रिएट कीजिए स्पेस अपने बैक ऑफ द नी पे और फिर इत्मीनान से आप केवल बटक बोन और टेल बोन को आप ब्लैंकेट पे रखेंगे। एक बात आपको ये याद रखनी है, ये इसका एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है कि जब आप वीरासन पे बैठते हैं और कोई आसन पे बैठ रहे हैं, वो चाहे ब्लैंकेट हो या कोई आसन हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बटक बोन और टेल बोन ही रखे जाएं, कोई भी पार्ट आपके थाई का सपोर्टेड ना रहे। ऐसा हो जाने के बाद काफ़ी संभव है कि आप अपने हथेलियों को सोल के ऊपर ना रख सकें क्योंकि आपकी ऊंचाई बढ़ गई है। तब आप अपने दोनों पाम्स को अपनी फ्रंटल टॉप थाई के ऊपर रखेंगे, साइड ट्रंक एक्सटेंड करेंगे, शोल्डर्स रोल बैक करेंगे और सीधे बैठेंगे। वीरासन की आप शुरुआत 1 मिनट से कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। हमें आपसे एक ज़रूर कहना है कि आप खाना खाने के बाद इसको करना ना भूलें, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारी ये क्रिया समाप्त नहीं होती क्योंकि ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिनके एंकल टाइट हैं, पर तमाम ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, हमारे तो घुटने बहुत दुखते हैं। तो चलिए देखते हैं वीरासन का एक और इम्प्रोवाइजेशन जो घुटनों की समस्याओं को भी टेक केयर करता है। अब हम आपको एक दूसरा इम्प्रोवाइजेशन वीरासन का सिखाने जा रहे हैं जो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको घुटने में तकलीफ है। इसके लिए हम पहले इम्प्रोवाइजेशन की तरह ही
ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके स्मूथ एज पर ही बटक बोन और टेल बोन रखेंगे। मगर नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको कितनी तकलीफ है घुटनों पर। आप 2, 3 या 4 ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपने ब्लैंकेट को वर्टिकली प्लेस करना है और नील डाउन करना है। साथ में हमने इस इम्प्रोवाइजेशन में 2 छोटे फोम के टुकड़े रखे हैं। आप जब अपने वीरासन पोजीशन में बैठे हैं तो उससे पहले आप अपनी काफ मसल को टर्न करेंगे और इन फोम्स को आप दोहरा करके बैक ऑफ द नी को सपोर्ट करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनके घुटने चोटीले हैं या डीजेनरेशन हो चुका है वो स्क्वीज़ ना करें। जब घुटनों में डीजेनरेशन सेट इन हो जाता है और आप उनको दबाते हैं तो आप डबल डैमेज करते हैं। यहाँ हम दबा नहीं रहे हैं बल्कि हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और घुटनों की मोबिलिटी को बरकरार रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलतफहमी है कि अगर घुटने में दर्द है तो उसको इमोबिलाइज कर दीजिए। अगर घुटने में दर्द है तो उस पर काम कीजिए, मगर कैसे कीजिए ये आपको आना चाहिए। तो वीरासन में अगर आप अपने घुटनों को सपोर्ट करके बैठते हैं और ब्लैंकेट की हाइट सही रखते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप वीरासन ना कर सकें और इसके फ़ायदे ना उठा सकें। एक और बात आपको याद दिलानी चाहूँगी, कुछ देर पहले आपने देखा था कि अगर एंकल में तकलीफ़ हो तो आपने स्टिकी मैट का रोल रखा था। तो फ़र्ज़ कीजिए किसी को घुटने में भी तकलीफ़ है और एंकल भी स्टिफ हैं, तो आप दोनों इम्प्रोवाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। यानी स्टिकी मैट का इस्तेमाल भी कर लीजिए और घुटनों के पीछे फोम का भी इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद इससे निकलने के लिए आप एक बार फिर नील डाउन करेंगे और उठेंगे अपनी जगह से, ये फोम्स को निकाल देंगे और धीमे से उठ के आप पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। अब हम आपको गोमुख आसन सिखाने जा रहे हैं। ये आसन भी दंडासन से ही शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि हमने 2 विद्यार्थियों को यहाँ पे ला के रखा है ताकि आपको एक ही बार में फ्रंट व्यू और बैक व्यू पोज का दिख सके। इस पोज के फ्रंट व्यू में जितनी ज़्यादा इंट्रिकेसीज़ हैं उतनी ही बैक व्यू में, तो हम चाहेंगे कि आप इसको एक साथ ही देखें। एक बार दंडासन में बैठने के बाद आप अपने लेफ़्ट लेग को मोड़ेंगे जैसे आप वीरासन में ले जा रहे हों, मगर आप अपनी टेल बोन को लेफ़्ट हील के ऊपर रखेंगे। एक बार इसको सेटल करने के बाद आप अपने राइट लेग को क्रॉस करेंगे लेफ़्ट थाई के ऊपर, बटक को उठाएंगे और राइट हील को लेफ़्ट एंकल और लेफ़्ट हील के करीब ले जाएंगे, जितना पास में रख सकें। आप देख सकते हैं दोनों ही पैर के पंजे पीछे की ओर हैं। जब एक बार आपको इसमें स्टेबिलिटी मिल गई तो आप ये देखेंगे कि आप महसूस करते हैं कि लेफ़्ट साइड टिल्ट कर रहे हैं, तो आप बार बार अपने प्रयास के ज़रिए बॉडी वेट को इक्वलाइज करेंगे। इसके पश्चात आप हाथ की क्रिया करेंगे, जिसमें बहुत ही एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका दायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर रहेगा और दायां हाथ नीचे रहेगा। इसलिए आप पहले राइट हैंड को लेंगे और उसको गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, बैक ऑफ द पाम को डॉर्सल स्पाइन पे सरकाते हुए ऊपर लगाएंगे। तो आपको फिर याद दिला रही हूँ, अगर राइट लेग ऑन द टॉप है तो राइट हैंड बॉटम से आएगा। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे और एल्बोज को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथ को एक दूसरे से क्लैस्प करेंगे, यानी एक दूसरे का जोड़ बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हाथ की तरफ ये है ध्यान देने वाली कि बैक ऑफ द रिस्ट डॉर्सल स्पाइन पे दोनों कोर उसके टच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्योंकि स्टिफ हैं और आपका हाथ मुड़ने लगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कलाई का जो जोड़ है डॉर्सल स्पाइन के से वो इक्वल रखें। इस अवस्था में आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पैरों का घुमाव कितना ज़्यादा है, तो ये आपके हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, इन पे बहुत कारगर काम करता है। इसके अलावा लेटिसमस डॉर्साई जो मसल है, जो ट्रंक के दोनों ओर है, उसको एक्सटेंड करता है। शोल्डर के लिए तो ये एक रामबाण है। आपके स्टिफ शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे गोमुख आसन से बिल्कुल रिलीज़ हो सकते हैं। एक बार आप इस पोज में बैठ गए 2 मिनट तक, तो उसके बाद आप सबसे पहले हाथ के जोड़ को खोलेंगे और फिर स्टेबलाइज करेंगे अपने को, और फिर राइट लेग को बाहर निकालेंगे और सीधा करेंगे दंडासन में, और फिर बटक उठा के लेफ्ट लेग को भी सीधा करेंगे। इस तरीके से आप पुनः दंडासन में वापस अपने को स्थापित करते हैं। हम आपसे पहले भी कहते आए हैं और हम अपने वचन पे कायम हैं कि हम आपको किसी भी आसन का
एक ऐसा इम्प्रोवाइजेशन ज़रूर सिखाएंगे जो आपकी अभ्यास की यात्रा में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं गोमुख आसन पे इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको गोमुख आसन सिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसका इम्प्रोवाइजेशन। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि हमने इस वक्त स्टिकी मैट पर एक ब्लैंकेट रखी है और एक बेल्ट का भी इंतज़ाम किया है। हम एक साथ इस पोज को हमेशा दिखाते आए हैं ताकि आप इसका फ्रंट और बैक व्यू देख सकें। सबसे पहले आप ब्लैंकेट में दंडासन की तरह बैठेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैंकेट वर्टिकल रखा है। दंडासन में जब आप बैठें तो आपकी बटक बोन और टेल बोन स्मूथ एज की तरफ रहेगी। आप ये महसूस करेंगे जब आप क्लासिक पोज करते हैं कि हील के ऊपर बैठना एक साधारण प्रैक्टिशनर या साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है। तो यहाँ हम जो आपको गोमुख आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखा रहे हैं उसमें आप लेग्स को क्रॉस करेंगे, लेकिन हील पे नहीं बैठेंगे, बल्कि उसके एवज में आपकी हील साइड में रखी जाएंगी। तो आप दंडासन में बैठने के बाद सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को राइट हिप जॉइंट के बाहर की ओर स्थापित करेंगे और फिर राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर क्रॉस करेंगे और राइट हील भी लेफ्ट हिप जॉइंट के बगल में स्टैब्लिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों पैरों के टोज पीछे की ओर इंगित कर रहे हैं, यानी फॉरवर्ड ना होके बैकवर्ड फेस कर रहे हैं। एक बार आपने अपनी बॉडी को स्टेबल किया, इस अवस्था में स्टेबल करना बहुत आसान है क्योंकि आपके दोनों बटक बोन्स इक्वली एक सरफेस पे ब्लैंकेट पे हैं। तो फिर आप हाथों की क्रिया करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लैंकेट आपके लिए पर्याप्त हो, तो आप 2 ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पश्चात ये याद रखिएगा कि अगर आपका राइट लेग टॉप पे है, यानी राइट लेग ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो राइट आर्म नीचे से जाएगा गोमुख आसन की हाथ की क्रिया करने के लिए। आप जब राइट हैंड फिक्स करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हाथ इतनी ऊंचाई तक जा सके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कंधे इतने फ्लेक्सिबल हों। तब ऐसी अवस्था में आप बेल्ट का या किसी लंबे वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे हाथ को क्लैस्प करने के लिए। आपके पास जो बेल्ट है उसको आप एक लूप बना सकते हैं और उस लूप को आप ऊपर से ड्रॉप करेंगे अपने हाथ पे, ताकि आप अपने हाथ को जो क्लैस्प करने में मुश्किल पाते हैं बड़ी आसानी से कर सकें। धीरे धीरे इस लूप की दूरी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाथों की क्रिया के लिए भी और टांगों की क्रिया के लिए भी बड़ा ही आसान इम्प्रोवाइजेशन गुरुजी ने हमारे लिए रख छोड़ा है। इसको अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कठिन दिखने वाला पोस्चर है ये भी आपके लिए बहुत ही आसान और उत्साहवर्धक हो जाएगा। एक बार आपने जब हाथ की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो आप फिर 2 मिनट से 3 मिनट या 4 मिनट जितना इसमें आप बैठ सकें, फिर आप इसे धीरे से छोड़ देंगे और एक एक करके हाथ रिलीज़ करेंगे। पहले ऊपर का हाथ और फिर नीचे का हाथ। फिर आप अपने पैरों को खोलेंगे, उसमें भी पहले राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग, और अच्छे से दंडासन में अपने पैरों को तानेंगे ताकि अगर कहीं कोई कैच या कहीं आपके पैरों में दुखन आई हो तो वो दंडासन के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस तरीके से आप गोमुख आसन को दंडासन के द्वारा समाप्त करेंगे और फिर आप ताड़ासन में आ सकते हैं। हम आपको इस श्रृंखला में डॉक्टर BK सायंगर के द्वारा इजाद किए हुए तमाम इम्प्रोवाइजेशन आसनों के सिखा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उन्हें अपने अभ्यास में ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी हेल्थ इशू की वजह से कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप उन्हें न छोड़ें, न उन्हें बंद करें। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।